नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जीएस सेट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 सेट लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या कहा जाता है, क्या आंसर होगा इसका सही? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? अंतरपणन। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतरपणन। तो दोस्तों, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को आर्बिट्रेज क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्बिट्रेज या फिर अंतरपणन भी, इसको आर्बिट्रेज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो विभिन्न व्यापारिक केंद्रों में प्रचलित मूल्यों के अंतर से लाभ उठाना। क्या होता है दोस्तों? कि जो व्यापारिक केंद्रों में प्रचलित मूल्यों के अंतर से लाभ उठाना इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों, आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के यहाँ रिक्त स्थान है डैश में निहित हैं। तो देखिए, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक निहित है? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारे हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस में है? तो वो आप ध्यान रखिएगा, भाग 4 में दिया हुआ है, भाग 4 में। अगर हम दोस्तों यहाँ आपसे नागरिकता की बात करें तो नागरिकता कौन से भाग में है? नागरिकता, तो नागरिकता जो है वो है भाग 2 में। किस में दोस्तों? भाग 2 में। और कहाँ से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है नागरिकता का वर्णन? तो अनुच्छेद कहाँ से दोस्तों? 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 की अगर बात करें तो वहाँ नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगर दोस्तों बात करें मौलिक अधिकार की, दोस्तों मौलिक, जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अनुच्छेद आप देखेंगे 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक क्या है हमारे मौलिक अधिकार। और दोस्तों, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन मूल अगर मौलिक अधिकार की बात करें, जब पहली बार मौलिक अधिकार बनाए गए थे तो कितने थे दोस्तों? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार, आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? राज्य कर सकता है दोस्तों, तो कौन सा ऐसा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूमि राजस्व। जो भूमि राजस्व है इसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। बाकी सीमा शुल्क ये केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। आयकर पर अधिभार जो होता है वो भी केंद्र सरकार द्वारा। व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर ये भी केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसको समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो दोस्तों देखिए, जो सदन होते हैं, कितने सदन है हमारे संविधान में? कितने सदन है? तो 2 सदन है, एक है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए, कहा है कि सदन के अधिकार और विशेष अधिकार उसको समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। तो इन सदनों के जो अध्यक्ष हैं, क्या है दोस्तों? अध्यक्ष हैं, वही इसके अभिरक्षक हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के स्पीकर वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें अध्यक्ष ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर हम बात करें यहाँ राष्ट्रपति की, तो दोस्तों आप सभी को पता है वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। और देखिए, ये तो सभी को पता है, लेकिन दोस्तों कौन से नंबर का है ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन सी हैं? 15वीं राष्ट्रपति हैं। और अगर बात करें दोस्तों तो कहाँ से हैं ये हैं उड़ीसा के संथाल परिवार से।
हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उड़ीसा के संथाल परिवार से हैं दोस्तों, ये संथाल परिवार से। और इनके बारे में एक और अगर बात की जाए तो ये है दोस्तों कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अब अगर बात करें इसमें ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है आप हम सभी को पता है दोस्तों, हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। और ये 15वें प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डैश कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मानित अस्वीकृति। क्या हो जाता है दोस्तों, मानित अस्वीकृति। अगर किसी व्यक्ति ने आरटीआई दायर करी है और उसकी आरटीआई का जो आंसर है वो नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो इसे क्या बोला जाता है, मानित अस्वीकृति बोला जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए दोस्तों, बात है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। और दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 123 में। किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का विश्रांति काल चल रहा होगा। दोस्तों पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के यहाँ बाद है, 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक जो गलत लिखा है वो ये लिखा हुआ कि 3 सप्ताह, बल्कि 3 सप्ताह नहीं, 6 सप्ताह के बाद। अगर 6 सप्ताह तक उस पर कोई मतलब वो अगर 6 सप्ताह के भीतर पास नहीं होता तो फिर वो निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर 3 सप्ताह जो है वो गलत है, 6 सप्ताह होना चाहिए था, इसलिए जो कथन बी है वो गलत है। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो हमारा हो जाएगा केवल ए सही, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसका जो अनुच्छेद 18 है उसमें देखिए उपाधियों का अंत तो दिया ही दिया है, साथ में ये भी एक दिया गया है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग केवल अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत तो पढ़ेंगे, साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि यह बात भी अनुच्छेद 18 में ही कही गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 जो है वो है विधि के समक्ष समता। अब देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद 14 है इसमें 2 बातें हैं, एक तो है विधि के समक्ष समानता जो इसमें दिया हुआ है, और इसी में एक और बात है और वो है कि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों अनुच्छेद 14 में ये जो लिया गया है विधि के समक्ष समता, ये दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से, कि नियम के लिए मतलब सभी के लिए नियम बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये जो विधियों का समान संरक्षण है कि परिस्थितियाँ भी देखनी रहेंगी हम लोगों को, किसी मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब पर एक ही रूल लागू हो, परिस्थितियों के हिसाब से लोगों पर अलग अलग रूल भी लागू होगा। तो ये किस में दिया गया था, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करें जो अनुच्छेद 15 है सामाजिक एकता। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15, इस अनुच्छेद में दोस्तों कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। और कितने आधार बताए गए हैं दोस्तों, इसके 5 आधार बताए गए। कितने, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। दोस्तों ये 5 आधार हैं
इस आधार पर, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य इन 5 आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। कितने आधार बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 आधार पर। अगर हम बात करें इसके बाद ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद 16 है, अगर अनुच्छेद 16 की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो लोक नियोजन राज्य की सेवाएं हैं उनमें सभी को समान अवसर मिलेगा। और इनके 7 आधार बताए गए हैं दोस्तों। कितने आधार बताए गए हैं कि इन आधारों पर किसी को भी इन अवसरों से वंचित नहीं रखा जाएगा। वो कौन कौन से आधार हैं, तो 5 आधार तो यही ऊपर वाले हैं। कौन कौन से, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, और 2 और आधार रखे गए हैं, उद्भव और जन्म स्थान। देखिए जन्म स्थान तो पहले से ही है, उद्भव और निवास। क्या है दोस्तों, उद्भव और निवास, ये और 2 आधार जोड़े गए इसमें कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। जो हमारी सरकारी नौकरियां निकलती हैं उसमें इन दोनों आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूरा क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा दोस्तों। निम्न में से कौन संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? अच्छा, सबसे कम कारण कौन सा है जो संरचनात्मक बेरोजगारी है उसके लिए सबसे कम कारण? तो देखिए दोस्तों, पहले तो समझिए संरचनात्मक जो बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है कि जब संरचना में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी है, संरचना में परिवर्तन के कारण। अब देखिए दोस्तों, संरचना में परिवर्तन के कारण से क्या मतलब है, देखिए समझते हैं दोस्तों। देखिए संरचना में परिवर्तन के कारण से मतलब ये है, एग्जाम्पल एक ले लें। जैसे देखिए प्राचीन समय में, हम लोग के समय में अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे समय में स्कूटर चला करते थे। तब स्कूटर उद्योग बहुत चलते थे और स्कूटर उद्योग में जो काम करते थे उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है कि स्कूटर तो चलते नहीं, स्कूटर बंद है। तो अब ऐसे जो श्रमिक थे जो स्कूटर के कारखानों में काम करते थे, अब उनके पास कोई भी काम नहीं है, क्योंकि अब वो क्या है, बेरोजगार हैं। तो अब देखिए यहाँ संरचना परिवर्तन हुई, क्या हुआ, संरचना परिवर्तित हुई और लोग बेरोजगार हो गए। तो इस तरह की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए इसका सबसे बड़ा कारण प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही, ये तो है। देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल करते हैं दोस्तों, तो ये भी इसका बड़ा कारण है। इस क्षेत्र के असामाजिक ज्ञान जिसने रोजगार के अवसर, इस क्षेत्र में असामाजिक ज्ञान जिसने रोजगार के अवसर कम है, जिसमें रोजगार के अवसर कम है, दोस्तों बिल्कुल सही यही कारण है। लेकिन अगर देखें आबादी, तो आबादी इसका कोई मुख्य कारण नहीं है दोस्तों, आबादी इसका मुख्य कारण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का आबादी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, तो यही इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका आप बताइए, इसका जो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, इस जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है, 1952। राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952। और दोस्तों आपको बता दें, जब प्रारंभ में राज्यसभा का गठन हुआ था तब इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया था। लेकिन दोस्तों 1954 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, राज्यसभा। क्या कर दिया गया दोस्तों, राज्यसभा कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो दोस्तों कौन सा अधिनियम है जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम, जो कब आया था दोस्तों, 1919 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1919 में। और इसे एक और नाम भी दिया गया था। क्या दिया गया दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या दिया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है दोस्तों, आप ये बात याद रखेंगे। और दोस्तों इसी अधिनियम में पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों।
आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। कर की राशि को प्रमाणित करता है। दोस्तों ये बहुत एक आप जानेंगे जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें कि टैक्स की कटौती का विवरण होता है। तो ये है फॉर्म नंबर 16। दोस्तों जिनकी सरकारी नौकरी होगी वो इस फॉर्म को बखूबी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है द न्यू दिल्ली बुक क्लब नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राधिका स्वरूप ने। किसने लिखी है दोस्तों? राधिका स्वरूप ने। यहाँ अगर दोस्तों बात करें शशि थरूर की, तो दोस्तों शशि थरूर कौन है? तो ये एक राजनीतिज्ञ है। कौन है दोस्तों? राजनीतिज्ञ हैं। ठीक, अगर और बात करें तो ये जो शशि थरूर हैं ये राजनीतिज्ञ हैं और ये लोकसभा सांसद भी हैं। क्या है दोस्तों? ये लोकसभा सांसद दोस्तों। और कहाँ से अगर पूछा जाए आपसे तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम से। कहाँ से हैं दोस्तों? केरल के तिरुवनंतपुरम से ये लोकसभा सांसद हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें अरुंधति राय की, जो यहाँ अरुंधति राय जी हैं, तो ये दोस्तों अंग्रेजी लेखिका हैं। क्या है दोस्तों? अंग्रेजी लेखिका हैं। अंग्रेजी लेखिका। और इनकी एक पुस्तक आपको बिल्कुल याद रखनी है। इनकी एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये दोस्तों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है थिंग्स। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। बुकर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये इनकी ये जो पुस्तक है इसको याद रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? तो वो है अरुंधति रॉय की। अगर हम बात करें सलमान रुश्दी की, तो दोस्तों ये एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं। ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं। और इनकी भी एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी बहुत ही फेमस बुक है और इन्हें इस बुक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार। तो दोस्तों आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे। सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन और अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप याद रखेंगे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो देखिए दोस्तों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तकला मकान रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें तकला मकान रेगिस्तान की, तो दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? सबसे पहले तो चीन में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? चीन में। और ये चीन का सबसे बड़ा व दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको याद रखना है। चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और अगर बात करें दुनिया में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन, इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन अगर हम बात करें गोबी मरुस्थल की, तो दोस्तों ये चीन प्लस मंगोलिया, ये इन दोनों देशों में पड़ता है। चीन और मंगोलिया दोनों देशों में स्थित है। और ये एक ठंडा रेगिस्तान है। कैसा है दोस्तों? ठंडा रेगिस्तान है। इसका तापमान दोस्तों लगभग 0 से लेकर कभी कभी बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब इतना ठंडा रहता है कि वो -40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर देखा गया है तापमान। अगर इसके अलावा बात करें काराकुम रेगिस्तान की, काराकुम रेगिस्तान, तो दोस्तों यहाँ पर जो काराकुम लिखा है इसका अर्थ होता है काली रेत। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ कई बार पूछ लेता है कि यहाँ काराकुम का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है काली रेत। यही दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये एशिया का
मरुस्थल है और ये दोस्तों गर्म मरुस्थल है, एशिया में स्थित है, गर्म मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर थार रेगिस्तान की बात करें तो आप थार रेगिस्तान तो जानते ही हैं कि ये भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है और विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का, क्योंकि यह भारत में है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह भी एक गर्म मरुस्थल है। क्या है दोस्तों? गर्म मरुस्थल है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा दोस्तों, सॉरी 13 हो चुका है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी फोल्डर होता है हमारा कंप्यूटर का, तो उस पर कोई चित्र बना होता है। जैसे मान लीजिए अब हमने कोई गेम डाउनलोड किया है जो क्रिकेट है। देखिए दोस्तों, उसमें बैट बना होगा और जब बैट बना होगा दोस्तों इस तरह से उसमें बैट बॉल बना होगा। दोस्तों इसको पूछा है, इसमें चित्रों के निरूपण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? आइकन बोला जाता है। जब हम लोग कोई फाइल इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये यहाँ पर आइकन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? आइकन। क्या बोलते हैं इसको? आइकन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब शॉर्टकट आप जानते हैं कंप्यूटर में कई कमांड को जल्दी रन करने के लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। टूल बार, अब देखिए दोस्तों टूल बार आपका पेंट में यूज़ होता है। टूल बार मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। टास्क बार आप जानते हैं, टास्क बार जो हमारा टास्क चल रहा होता है तो वहाँ पर आता है टास्क बार। ठीक है, जो जितने भी टास्क चल रहे होते हैं तो वो टास्क बार होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। चींटियों के हमले से फसलों को सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? कपूर का। कपूर कीटनाशक, मतलब कीटनाशक में कपूर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? दोस्तों आप यातायात संकेत जरूर देख लें, क्योंकि आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यातायात संकेत जरूर देख लें, क्योंकि संकेत आपसे पूछ सकता है वहाँ पर। तो दोस्तों इस संकेत का अर्थ होता है कि रास्ता दें, रास्ता दें, इसका यही संकेत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिल्कुल आप इस टॉपिक को तो बिल्कुल ख़त्म कर दें। संकेत वाला जितने भी संकेत आप देखते हैं रोड पे, वो आप बिल्कुल उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। तो दोस्तों गोवा किसका प्रदेश था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली का। किसका प्रदेश था? तो दोस्तों पुर्तगाली का था। और अगर बात करें पुर्तगाली भारत कब आए थे, तो दोस्तों पुर्तगाली जो भारत आए थे वो आए थे 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे। अगर हम बात करें फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसी भारत कब आए थे? तो दोस्तों फ्रांसीसी जो आए थे वो आए थे 1664 में। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है डेनिश जो कंपनी थी वो भारत कब आई थी? तो ये आई थी 1616 में। डेनिश कब आए थे? 1616 में। और स्पेनिश की अगर बात करें तो दोस्तों स्पेनिश कंपनी कब आई थी? तो दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएंगे। इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि स्पेनिश कंपनी भारत कब आई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए पहला है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि के अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। देखिए दोस्तों ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। दोस्तों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो दोस्तों 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चे बी को ज़ोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से यह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है
कि जो भारतीय दंड संहिता उसकी धारा अगर हम बात करें 82 में ये लिखा हुआ है, 82 में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से कम है तो इस तरह का अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। तो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा कथन है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों आईपीसी की धारा अगर आप देखेंगे 85 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में साफ साफ कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतलब होने के कारण किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, तो ऐसा काम है वो अपराध नहीं होगा दोस्तों, कि उसने जानबूझकर नहीं किया है तो ये अपराध नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, लास्ट है। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। दोस्तों हम सभी ने ये पढ़ रखा है कि किसकी गिरफ्तारी में। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था उस एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें कि इनकी गिरफ्तारी पर लोग कहाँ खड़े हो गए थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। अब इसके अलावा हम यहाँ देखें CR दास। दोस्तों CR दास है, अगर इनकी बात करें तो दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। किसके थे, नेताजी राजनीतिक के गुरु थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। अगर इन्हें कहा जाए तो ये वकील, कवि, भारतीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी सभी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़, ये किसके संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के। किसके दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें लाला लाजपत राय की, दोस्तों ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी दोस्तों किसके थे, गरम दल के नेता थे। किसके थे, गरम दल के नेता थे, गरम दल के लाल बाल पाल में से एक थे लाला लाजपत राय। इसके बाद महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।